एक रूल प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए गाइडलाइंस क्या-क्या हैं, क्योंकि जब भी हम ईआर मॉडल से डेटाबेस को रिलेशनल मॉडल के अंदर कन्वर्ट करते हैं और कंप्यूटर पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उस टाइम जो हमारा डेटाबेस है वो एक डिफाइंड डेटाबेस होना चाहिए। तो डेटाबेस को डिफाइन करने के लिए हम जनरली नॉर्मलाइजेशन को यूज़ करते हैं। और जो इसके अलावा हमने देखा कि एनोमलीज़ क्या क्या होती है, और इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन एनोमलीज़ क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज़ क्या है। फंक्शनल डिपेंडेंसीज़ के जो हम उसका क्लोज़र फाइंड आउट करने के लिए जो आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियोम्स हैं या फिर आर्मस्ट्रॉन्ग के जो रूल्स हैं, जैसे कि रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांजिटिविटी, ऑगमेंटेशन, डिकम्पोजिशन और यूनियन, इन सब रूल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके अलावा ये भी डिस्कस किया था कि नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। तो जो नॉर्मल फॉर्म जो है, किसी भी जब भी हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं रिलेशन मॉडल के अंदर टेबल्स का या फिर रिलेशंस का, तो जो नॉर्मलाइजेशन के अंदर जो हम किसी डेटाबेस को एक पर्टिकुलर लेवल तक, जहाँ पे कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती हो, वहाँ तक हम डेटाबेस को नॉर्मलाइज करते हैं। तो जो नॉर्मल ये जो जहाँ पे वो पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई होती है, जिस लेवल तक वो कंडीशन वहाँ पे डेटाबेस के अंदर जो रिलेशंस वो सेटिस्फाई करने चाहिए, उसको हम एक नॉर्मल फॉर्म कह सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग नॉर्मलाइजेशन के अंदर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर। और साथ साथ में एक रिलेशन का डिकम्पोजिशन हम डिफरेंट रिलेशंस में कैसे करते हैं, ये भी हम देखेंगे। तो आज के इस लेक्चर के लिए कंटेंट्स है डिकम्पोजिशन ऑफ ए रिलेशन, नॉर्मल फॉर्म्स, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म और कुछ एग्जांपल्स। स्टार्ट करते हैं डिकम्पोजिशन के साथ। तो डिकम्पोजिशन जो है वो जब हम एक ही टेबल के अंदर, एक ही रिलेशन के अंदर बहुत सारा डेटा एक साथ स्टोर करते हैं, तो उस टेबल के अंदर रिडंडेंसी को मिनिमाइज करने के लिए, रिमूव करने के लिए डिकम्पोजिशन यूज़ करते हैं। तो डिकम्पोजिशन के थ्रू हम जो आपका जो एक ऐसी टेबल जिसके अंदर बहुत सारा डेटा एक साथ स्टोर है, उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि उसमें जो आपकी जो कुछ हद तक उसमें से हम रिडंडेंसी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा हम इंसर्शन, अपडेशन एंड डिलीशन एनोमलीज को भी कुछ हद तक वहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। तो जो डिकम्पोजिशन के पीछे जो बेसिक आइडिया है, वो एक बिगर रिलेशन को छोटे छोटे स्मॉलर रिलेशंस के अंदर डिवाइड करना है। तो डिकम्पोजिशन के लिए जनरली हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज को यूज़ करते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसीज के आधार पे डिकम्पोजिशन परफॉर्म करते हैं। और डिकम्पोजिशन करते वक्त हम यह भी इंश्योर करते हैं कि जो डिकम्पोजिशन करने के बाद में जो हमें रिजल्ट में जो टेबल मिलेगी, उसके अंदर फंक्शनल डिपेंडेंसीज और जो भी बाकी जितने भी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हैं, वो सारे के सारे मेंटेन हो। तो ये जो डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, इसमें जो आपका ब्रांच और लोन जो कस्टमर लोन्स की डिटेल है, और इसको जैसे इसके अंदर हमने देखा कि ब्रांच के बारे में डिटेल और लोन के बारे में डिटेल दोनों एक ही टेबल के अंदर स्टोर है। तो इसके अंदर हम जो इस टेबल को नॉर्मलाइज करते वक्त नॉर्मलाइजेशन जब करेंगे, तो हम इसको डिकम्पोज कर सकते हैं इस टेबल को। इसमें से डिकम्पोजिशन के थ्रू हम उसमें कुछ डेटा को जो डेटा जो है उनको हम बहुत ही स्मॉलर जो आपका इस टेबल को डिकम्पोज जब करेंगे, तो हमें जो इसके अंदर देखेंगे कि डेटा रिडंडेंसी जो है काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। इसके अलावा इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन एनोमलीज को भी हम यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं।
तो इस एग्जांपल के अंदर आपका ब्रांच, तो ब्रांच के अंदर जो ब्रांच से रिलेवेंट जितने भी इंफॉर्मेशन है, ब्रांच आईडी, ब्रांच नेम, ब्रांच सिटी और एसेट्स, वो सारा ब्रांच के अंदर होगा। और लोन से रिलेटेड जितनी भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे कि लोन अकाउंट नंबर क्या है, कस्टमर का नेम क्या है, अमाउंट क्या है, और वो लोन कौन सी ब्रांच से इशू किया गया है, तो उसके लिए उस ब्रांच की आईडी, क्योंकि हम आईडी, ब्रांच की आईडी के थ्रू उस ब्रांच की पूरी डिटेल को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे जो रिडंडेंसी को हमने मिनिमाइज किया से, और ये देखा जो बाकी सारी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिपीट नहीं हो रही, क्योंकि जो भी डिफरेंट लोन है, जो यहाँ पे लोन नंबर सबके लिए डिफरेंट है, और जो क्योंकि कस्टमर डिफरेंट है, तो डिफरेंट कस्टमर के लिए आपका एक यूनिक लोन नंबर इशू किया गया है। उस यूनिक लोन नंबर से हम उस लोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रांच टेबल के अंदर जो आपका जो ईच एंड एवरी ब्रांच के लिए एक यूनिक ब्रांच आईडी है, और उस ब्रांच आईडी की हेल्प से हम उस ब्रांच की कंप्लीट डिटेल को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस जो डिकम्पोजिशन के बाद में इस जो जो आपका जो ये रिलेशन हमें मिलेगा, उसके अंदर रिडंडेंसी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, और इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन एनोमलीज भी यहाँ पे रिमूव हो चुकी है। अब अगर हम इस यहाँ पे अगर जैसा कि हमने प्रीवियस प्रॉब्लम के अंदर देखा था रिडंडेंसी में, कि अगर हम इस यहाँ पे अगर एक कस्टमर, जैसे ये जो कस्टमर पूजा है, इसका अगर रिकॉर्ड यहाँ पे डिलीट करते हैं, तो उस केस में जो कंप्लीट ब्रांच की जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो डिलीट नहीं होगी, क्योंकि जो ब्रांच की इंफॉर्मेशन है वो आपका डिफरेंट टेबल के अंदर स्टोर है। तो जो इस रिकॉर्ड को डिलीट करने पे ब्रांच की जो इंफॉर्मेशन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ एक लोन का जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम लोन के रिकॉर्ड को डिलीट करें। जबकि जब ये टेबल, जबकि अगर इस टेबल की बात करें, जो डिकम्पोजिशन से पहले की बात करें, तो अगर हम इस कस्टमर पूजा का रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, तो इसके अंदर जो आपका पूरी की पूरी जो ब्रांच जो है, ब्रांच आईडी 752 के साथ जो ब्रांच है, इस पूरी की ब्रांच की इंफॉर्मेशन ही जो है डिलीट हो जाएगी। तो जो डिकम्पोजिशन, तो ये जो एक तरीके से जो डिलीशन एनोमलीज का केस है, तो डिलीशन एनोमलीज डिकम्पोजिशन के बाद में यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। और इस टाइप से जो डिकम्पोजिशन की हेल्प से हम रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि कैसे हम नॉर्मलाइजेशन के अंदर जो एक पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म तक किसी रिलेशन को नॉर्मलाइज करते हैं, वहाँ पे डिकम्पोजिशन को यूज़ करते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म्स, तो नॉर्मल फॉर्म्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि नॉर्मल फॉर्म जो है एक सेट ऑफ रूल्स कंडीशंस हैं, जो कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज के बेस पे हम डिफाइन करते हैं, और जो डेटाबेस को बेटर वे, जो डेटाबेस के अंदर टेबल्स को, रिलेशंस को बेटर वे में ऑर्गेनाइज करने के लिए, और उसके अंदर जो एनोमलीज हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए, रिडंडेंसी इसको मिनिमाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जो डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स हैं डेटाबेस के अंदर डिफाइन किए गए, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। तो ये जो नॉर्मल फॉर्म्स, जो डिफरेंट टाइप्स हैं नॉर्मल फॉर्म के, जिसमें से हम रिलेशन को एक पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म तक नॉर्मलाइज करेंगे। और जो आज के लेक्चर में और जो नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ और बीसी एनएफ तक यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो आपको एक गुड डेटाबेस डिजाइन के लिए किसी भी रिलेशन को थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक नॉर्मलाइज किया जाना चाहिए। तो जब इसका इसका रीजन, जब हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म को डिस्कस करेंगे तब उस रीजन को भी डिस्कस करेंगे। तो रिलेशन को हम एक पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म तक नॉर्मलाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की। तो जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की जो डेफिनेशन है, वो ये कहती है कि एक रिलेशन स्कीमा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तभी होता है जब उसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, उस रिलेशन आर के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे सिंगल हैं, और जिनकी वैल्यू एटॉमिक है। यानी सिंगल कहने का मतलब कोई भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर अलाउड नहीं होता। कंपोजिट एट्रीब्यूट फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर अलाउड नहीं होता। और जो आपका जो मल्टी वैल्यूड या कंपोजिट एट्रीब्यूट या फिर उनका कोई भी कॉम्बिनेशन हो, वो भी
फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर अलाउ नहीं होता। तो और एटॉमिक वैल्यूज का मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये है कि जो ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकें, आगे किसी भी टाइप से उसको जो टुकड़े उसके नहीं कर सके। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की जो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है कि एक रिलेशन स्कीमा आर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तभी होगा जब उसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट हैं वो सारे के सारे एट्रीब्यूट सिंगल एंड एटॉमिक वैल्यूज हों। तो ये जो कुछ इस एग्जांपल की बात करें डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे हम एक डेटाबेस डिजाइन किया गया तब ये मान के चलते हैं कि जो एक डिपार्टमेंट की एक से ज़्यादा लोकेशंस हो सकती हैं। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम, डी नंबर, डी नेम, डी लोकेशन और MGRID ये डिपार्टमेंट टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं, डिपार्टमेंट रिलेशन के एट्रीब्यूट्स हैं। तो इसके अंदर डिपार्टमेंट नंबर 1 जो कि एडमिन डिपार्टमेंट है जिसकी लोकेशन दिल्ली है और MGRID 1234, और जो प्रोडक्शन और सेल्स डिपार्टमेंट दोनों की जो लोकेशन यहाँ पे एक से ज़्यादा लोकेशन है, यानी कि जो लोकेशन जो डी लोकेशन एट्रीब्यूट है वो एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। तो ये रिलेशन स्कीमा जो है डिपार्टमेंट रिलेशन जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में किसी भी एट्रीब्यूट के लिए अलाउड नहीं है। तो जो यहाँ पे इसलिए इस रिलेशन को हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जब भी कन्वर्ट करेंगे उसके लिए हमारे पास में 3 सॉल्यूशन पॉसिबल है। पहला सॉल्यूशन तो ये कहता है कि अगर हमारे पास में कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए एट्रीब्यूट की प्रत्येक वैल्यू के लिए उतने उतने नंबर ऑफ टपल जो है हम इंसर्ट करें। जैसे कि डी लोकेशन की अगर जो डी लोकेशन जो है और डिपार्टमेंट यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए 2 लोकेशन पॉसिबल है, जयपुर एंड दिल्ली। तो हम ये कर सकते हैं कि एक रो यहाँ पे एक टपल इंसर्ट करें जयपुर के लिए और दूसरा टपल इंसर्ट करें दिल्ली के लिए। तो जैसा कि हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं इस एग्जांपल के अंदर किया हुआ है, और उसके साथ साथ जो यहाँ पे जो डी लोकेशन जो है उसको भी प्राइमरी की यहाँ पे बनाया जाए। और जो दूसरा जो सॉल्यूशन है वो दूसरा सॉल्यूशन ये कहता है कि अगर हमें पहले से पता हो कि इस एट्रीब्यूट के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज 2 है कि किसी डिपार्टमेंट की, जैसे फॉर एग्जांपल किसी डिपार्टमेंट की जो 2 लोकेशन से ज़्यादा लोकेशन पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में हम जितने नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम उस एट्रीब्यूट के लिए इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हमें पता है कि एक डिपार्टमेंट की मैक्सिमम वैल्यू जो है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो लोकेशंस हैं वो 2 हो सकती हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 कॉलम्स डिपार्टमेंट लोकेशन के लिए इंसर्ट किया, डी लोकेशन और डी लोकेशन 1। तो इसलिए प्रोडक्ट जो एडमिन डिपार्टमेंट जिसके लिए एक ही लोकेशन थी तो दूसरी लोकेशन के अंदर यहाँ पे नल वैल्यू होगी, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जिसकी 2 लोकेशन थी जयपुर दिल्ली दोनों यहाँ पे एंटर किया, और सेल्स डिपार्टमेंट जिसकी भी 2 लोकेशन थी जयपुर दिल्ली हमने यहाँ पे उसके लिए तो उसकी जो कॉलम्स है उसके अंदर एंटर कर दिया। तो इस टाइप से देख सकते हैं कि अब ये रिलेशन स्कीमा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर है। और जो तीसरा सॉल्यूशन ये कहता है कि अब जो रिलेशन जो है उस रिलेशन या टेबल जो है उसको 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दें, डिकम्पोज कर दें, और जो प्राइमरी की आपके फर्स्ट टेबल के अंदर जो पुरानी टेबल है उसकी प्राइमरी की, और जिस एट्रीब्यूट ने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन को वायलेट किया उसकी जो आपके वायलेट किया उसकी जो की आप उस एट्रीब्यूट को मिला के हम जो भी नई टेबल बनाएंगे वो उसकी प्राइमरी की होंगी। तो हमने फिर इस टेबल को जो है वो स्प्लिट किया। तो जो आपके डी लोकेशन एट्रीब्यूट था वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन को वायलेट कर रहा था, तो उसके लिए एक हमने नया एक जो टेबल बनाया
LOC, इसके अंदर DNO जो कि आपका होल्ड टेबल की प्राइमरी की, और डी लोकेशन जो कि जो एट्रीब्यूट फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन को वायलेट कर रहा था उसको, और दोनों को मिला के नई टेबल की प्राइमरी की बना दिया। और जो आपका जो पुरानी डिपार्टमेंट टेबल थी उसमें से आपका डी लोकेशन एट्रीब्यूट अब जो है वो हट जाएगा, तो उसके अंदर जो आपके रिमेनिंग एट्रीब्यूट होंगे DNO, डी नेम एंड MGR ID। तो इसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट यहाँ पे नहीं है, और जो इंफॉर्मेशन भी जो आपके रिडंडेंसी भी काफ़ी हद तक इस टेबल के अंदर कम हो चुकी है। तो जो भी हमने यहाँ पे 3 सॉल्यूशंस देखे हैं, उन सॉल्यूशंस में हम ये देख सकते हैं कि जो आपका फर्स्ट सॉल्यूशन है ये आपका रिडंडेंसी को इंक्रीज करता है, कि जैसे कि यहाँ पे डी नेम और MGR ID ये बार बार रिपीट हो रही है। और जो आपका जो सेकंड सॉल्यूशन है वो यहाँ पे नल वैल्यूज़ को इंट्रोड्यूस करता है, क्योंकि अगर किसी डिपार्टमेंट के लिए एक से ज़्यादा लोकेशन नहीं है, केवल एक ही लोकेशन है, तो उस केस में जो उसका जो सेकंड लोकेशन या फिर जितने भी नंबर ऑफ हम कॉलम इंसर्ट कर रहे हैं उनमें उस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए उसमें से एक को छोड़ के बाकी सब में नल, बाकी सब में जो बाकी सब कॉलम्स में उसके लिए नल डिपार्टमेंट लोकेशन की वैल्यू जो है वो नल जाएगी। तो ये नल वैल्यू को इंट्रोड्यूस करता है, जो कि हमें डेटाबेस डिज़ाइन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अवॉइड करनी चाहिए। तो जो सॉल्यूशन ट्री इसलिए या फिर जो डिकम्पोज करके हमने इस रिलेशन को दो डिफरेंट स्मॉलर रिलेशंस में स्प्लिट किया है, डिवाइड किया है, डिकम्पोज किया है, तो ये रिलेशन ये जो सॉल्यूशन है वो बेस्ट सॉल्यूशन है और जो मोस्ट प्रिफरेबल सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन को जनरली जो किसी रिलेशनल स्कीमा को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मोस्ट प्रॉपरली मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। तो जो ये का एक मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन है किसी भी रिलेशन स्कीमा को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में डिकम्पोज करने के लिए। बात करते हैं सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की। जो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की जो कंडीशन है या जो डेफिनेशन, जो सेकेंड फॉर्म की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि एक रिलेशन स्कीमा आर सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में तभी होगा कि पहले तो ये आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो, और दूसरा दूसरा ये कि जो प्रत्येक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है वो रिलेशनल जो कि आपका रिलेशन स्कीमा आर है उसकी प्राइमरी की पे या फिर प्राइमरी की और कैंडिडेट की जो है उस पे फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट हो। तो यहाँ पे जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि जो कि प्राइमरी की का या कैंडिडेट की का पार्ट नहीं हो उसे हम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कहते हैं। और जो आप प्राइम एट्रीब्यूट जो कि की जो प्राइमरी की या कैंडिडेट की का पार्ट है उसे हम प्राइम एट्रीब्यूट कहते हैं। तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की जो डेफिनेशन है, दोबारा से अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये सिंपली ये कहती है कि एक रिलेशन स्कीमा आर सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में तभी होगा एक तो ये पहले से फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो, और दूसरा जितने भी जो रिलेशन स्कीमा आर के अंदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो उस रिलेशन की प्राइमरी की और जितनी भी कैंडिडेट कीज हैं उन पे फुली फंक्शनली डिपेंडेंट हो। अब ये फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर अगर हम एक डिपेंडेंसी x डिटरमाइंस y या फिर y इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x की बात करें, तो यहाँ पे एक ये फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी तभी होगी जब अगर हम इस जो x सेट ऑफ एट्रीब्यूट में से किसी एट्रीब्यूट a को रिमूव कर दें और उसके बाद में ये डिपेंडेंसी जो है उसके रिमूव करने के बाद में ये डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करती या फिर ये डिपेंडेंसी के बाद में होल्ड नहीं करती। तो इस टाइप की डिपेंडेंसी को हम फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक वाटसन रिलेशनशिप है जिसमें ये जो आपका ये एक एम्प्लॉई एक प्रोजेक्ट पे कितने आवर्स के लिए वर्क करता है ये यहाँ पे
डिटरमाइन करेंगे। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट का नेम, पी लोकेशन, तो जो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो एम्प्लॉय आईडी और जो पीएनओ, प्रोजेक्ट नंबर भी कह सकते हैं, वो दोनों मिलके आवर्स, कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से प्रोजेक्ट पे कितने आवर्स के लिए वर्क करता है उसको डिटरमाइन करता है। तो अगर इस फंक्शनल डिप और इस ये जो आपका जो इसकी जो प्राइमरी की है इस रिलेशन की, वो आपका पी है, जो प्रोजेक्ट नंबर और एम्प्लॉयर आईडी दोनों एट्रीब्यूट मिलके इस रिलेशन की प्राइमरी की है। और तो जो आपका जो प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी और पी नंबर, और अगर हम इस रिलेशन इस सेट में से जो इसे हम एक्स माने और आवर्स को हम वाई कहें, और इस अगर इसमें से हमें अगर EMP ID को हटा दें या फिर PNO को हटा दें, तो जो यहाँ पे अगर जो बचा हुआ एक एट्रीब्यूट है, वो इस जो आवर्स को डिटरमाइन नहीं कर सकता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो डिपेंडेंसी है वो एक फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी है। और जो पार्शियल डिपेंडेंसी इसकी जो वो ये कहती है कि अगर हमारे पास में एक FD x डिटरमाइंस y, या फिर y इज फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन x हो, और उसमें से जो x में से हमें किसी एट्रीब्यूट a को रिमूव कर दें, उसके बाद में भी अगर वो फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड करती है, एग्जिस्ट करती है, तो उसे हम पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं। और सेकंड नॉर्मल फॉर्म इस टाइप की पार्शियल डिपेंडेंसी को अलाउ नहीं करता। जैसे कि अगर हम बात करें पी नेम की, प्रोजेक्ट के नेम की, और जो यहाँ पे जो प्राइमरी की है वो एम्प्लॉय आईडी एंड प्रोजेक्ट नंबर दोनों मिलके हैं। तो अगर हम इस जो आपका जो ये जो सेट जो है लेफ्ट हैंड साइड पे जो सेट है एट्रीब्यूट्स का, एम्प्लॉय आईडी और पीएनओ, इसमें से अगर हम एम्प्लॉय आईडी को हटा दें, उसके बाद में भी पीएनओ, क्योंकि प्रोजेक्ट नंबर अकेला प्रोजेक्ट के नेम को डिसाइड कर सकता है, डिटरमाइन कर सकता है, तो जो एम्प्लॉय आईडी एट्रीब्यूट को हटाने के बाद में भी ये फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एम्प्लॉय आईडी और पीएनओ दोनों मिलके प्रोजेक्ट नेम को डिटरमाइन कर रहे हैं, ये एक पार्शियल डिपेंडेंसी है। और सेकेंड नॉर्मल फॉर्म जो है इस टाइप की पार्शियल डिपेंडेंसी को अलाउ नहीं करता, क्योंकि पी नेम यहाँ पे एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है वो उस रिलेशन की पे, प्राइमरी की पे फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट होना चाहिए, पार्शियल डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो आगे सेम एग्जांपल की अगर बात करें, तो जो प्रोजेक्ट ये जो फंक्शनल जो आपका FT डायग्राम्स के थ्रू, ये जो आपका प्रोजेक्ट नेम, एम्प्लॉय आईडी, तो दोनों जो ये दोनों मिलके यहाँ पे पी नेम है और उसको आपके आवर्स को डिटरमाइन कर रहे हैं, और जो प्रोजेक्ट नंबर है वो केवल अकेला जो है वो जो पी नेम और पी लोकेशन इनको डिटरमाइन कर रहा है। तो यहाँ पे जो अभी हमने डिस्कस किया, जैसे कि जो FD2 है वो वो उसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी है, क्योंकि इस रिलेशन की प्रोजेक्ट नंबर और एम्प्लॉय आईडी दोनों मिलके बनेंगी, और उसके बावजूद जो इसके जो एट्रीब्यूट पी नेम और पी लोकेशन जो है वो की पे पार्शियली, इस रिलेशन के प्राइमरी की पे पार्शियली डिपेंडेंट है। दोनों पी नेम और पी लोकेशन जो कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, वो इस रिलेशन की यानी कि प्राइमरी की यानी कि पीएन और एम्प्लॉय आईडी दोनों पे फुली फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए रिलेशन स्कीमा जो है वो आपका वर्कशन रिलेशन जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। इस रिलेशन को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम डिकम्पोज करेंगे। तो डिकम्पोज करने के लिए जो कि FD2 इस सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन को वायलेट कर रहा था, उसको जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर अलाउ नहीं कर रहा था, तो उसको हम यहाँ पे इन तीनों एट्रीब्यूट से एक अलग रिलेशन बनाएंगे प्रोजेक्ट नाम से। प्रोजेक्ट जो पीएनओ, पी नेम एंड पी लोकेशन, और जिसके अंदर जो आपका पीएनओ जो है वो आपका प्राइमरी की रहेगा, और जो दूसरा जो आपका
दूसरा जो जो ओल्ड रिलेशन था उसमें से जो पी नेम और पी लोकेशन को हटाने के बाद में जो भी एट्रीब्यूट बचेंगे वो आपके ओल्ड रिलेशन में एज इट इज रहेंगे। तो पीएनओ, एम्प्लॉय आईडी और आवर्स, और जो पीएनओ और एम्प्लॉय आईडी इस ओल्ड रिलेशन की प्राइमरी की रहेंगी, तो दोनों मिलके आपके ये जो कौन सा एम्प्लॉय कौन से प्रोजेक्ट पे कितने आवर्स के लिए वर्क करता है उसको डिटरमाइन करेंगे। तो इस टाइप से इस रिलेशन को हमने जो डीकम्पोज कर दिया दो छोटे छोटे रिलेशंस के अंदर। एक तो आपको जो पुराना रिलेशन जिसमें से हमने जिस एफडी ने सेकंड नॉर्मल फॉर्म के रूल को वायलेट किया उसको उन एट्रीब्यूट्स को रिमूव कर दिया, और दूसरा जो नया रिलेशन बनाया उसके अंदर जो उन तीनों जो एट्रीब्यूट्स जो इनको हमने इंक्लूड कर लिया जो कि आपके सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन को वायलेट कर रहे थे। तो इस टाइप से हम इस फंक्शनल ये जो आपका गिवन रिलेशन है उसको हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम चेक भी कर लेते हैं यहाँ पे कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर है या नहीं। यहाँ पे अगर हम देखें तो अगेन पीएन और एम्प्लॉय आईडी ये आपके दोनों आवर्स को डिटरमाइन कर रहे हैं। इसके अलावा जो जो प्रोजेक्ट नंबर जो है वो अकेला प्रोजेक्ट के नेम और प्रोजेक्ट की लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए सफिशिएंट है। तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का नेम अकेला आप एक एट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी होने के चांसेस ही नहीं है। तो आपका सेकंड जो रिलेशन है जो आपका सेकंड रिलेशन डिकम्पोज होने के बाद में जो बना है वो आपका सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। और इस साथ साथ में जो पुराना रिलेशन पी नेम और पी लोकेशन दोनों एट्रीब्यूट को हटाने के बाद में अब ये रिलेशन भी सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर है। तो जो यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि अगर किसी रिलेशन की प्राइमरी की या कैंडिडेट की के अंदर केवल और केवल एक ही एट्रीब्यूट हो तो वह रिलेशन स्कीमा जो है वो, और वह रिलेशन पहले से ही अगर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो तो वह रिलेशन स्कीमा सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर भी होगा। यानी कि एक ऐसा रिलेशन जो पहले से फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है तथा उस रिलेशन की जो प्राइमरी की या फिर ईच एंड एवरी कैंडिडेट की के अंदर केवल और केवल एक ही एट्रीब्यूट है, वो रिलेशन हमेशा और हमेशा सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया डिकम्पोजिशन क्या होता है, कैसे हम डिकम्पोजिशन की हेल्प से रिडंडेंसी को रिमूव कर सकते हैं, रिडंडेंसी को मिनिमाइज कर सकते हैं, इंसर्शन, अपडेशन एंड डिलीशन एनोमलीज को रिमूव कर सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म्स क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप के नॉर्मल फॉर्म्स कौन से हैं, और फर्स्ट और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हम कैसे एक रिलेशन जो एक रिलेशन स्कीमा है उसको कन्वर्ट करते हैं। थैंक यू।